Yeah, one thing I would like to tell you कि in today's class I am going to deliver a lecture या you can say कि going to interact with you. एक पोयम है जो सिलेबस में है, that is on his blindness, और वो पोयम किसका है? जॉन मिल्टन का है। उसको लेकर के हम बात करेंगे। और अभी पहला सेशन मैंने कवर किया था तो उसमें शेक्सपियर का सोनेट नंबर 138 था, और उस समय भी 20-21 लोग जुड़े थे। बीच बीच में थोड़ा सा पुअर कनेक्टिविटी की वजह से द पीपल कुड नॉट ज्वाइन मी, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर पाए तो पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है यूट्यूब पर भी। कुछ लेक्चर मैं शेयर करता हूँ, कुछ वहां पे भी, और कुछ आपका यहाँ पे रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि जो पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस मैं ले रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि जो इसके बारे में ना जानता हो और जो ना पढ़ा हो। वेदर यू हैव रेड दिस पोयम इन इंटरमीडिएट और यू हैव रेड दिस पोयम इन बीए फर्स्ट ईयर, या तो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं या इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये क्या है। फिर वही बातें होंगी कि किसी भी पोयम को समझने के लिए देयर आर 2 or 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अबाउट द पोयम, अबाउट द पोएट एंड अबाउट पोएट्स एज। पोयम के बारे में, पोएट के बारे में और उसके एज के बारे में। पोयम आपकी क्या है? सोनेट है। और ये जो पोयम सोनेट है, इसमें उन्होंने शेक्सपियरियन सोनेट के पैटर्न को ना फॉलो करके, ही डिडंट फॉलो द पैटर्न ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट यू विल कम टू नो ही फॉलोड पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट। और पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट में बताया गया था कि एक ऑक्टेव है, 8 लाइन स्टैंजा, फिर 6 बची हुई लाइन को सेस्टेट कहा गया, 6 लाइन स्टैंजा, और उसका राइम स्कीम था ए बी बी ए सी डी, समटाइम्स सी डी सी। तो अगर आप देखेंगे कि जॉन मिल्टन का आना किसके बाद होता है? जॉन मिल्टन का आना शेक्सपियर के बाद। लेकिन जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को फॉलो नहीं किया। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों नहीं फॉलो किया? इसलिए नहीं फॉलो किया कि उस समय तक, जॉन मिल्टन के समय तक, शेक्सपियर की प्रसिद्धि एज अ राइटर, एज अ सोनेटियर, एज अ ड्रामेटिस्ट ना के बराबर थी। शेक्सपियर जो पॉपुलर होते हैं वो 19वीं सेंचुरी में पॉपुलर होते हैं, जब कॉलरिज, जब उसके बाद जो है थॉमस डी क्विंसी और क्रिटिक्स उनके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। इसीलिए जब कोई बड़ा पोएट किसी चीज को लिखता है तो क्या करता है, जो लोग पॉपुलर होते हैं उन्हीं की स्टाइल को फॉलो करता है। तो शेक्सपियर वाज नॉट पॉपुलर दैट टाइम। दिस इज व्हाई मिल्टन हैड टर्न टू, वेयर मिल्टन हैड टर्न टू क्लासिक पोएट्स, जिसमें आपके पेट्रार्च रहे हैं। और मिल्टन ने खुद अपना एपिक लिखने के लिए भी किसको फॉलो किया था? वर्जिल को फॉलो किया था। और इस तरह का इवन मिल्टन का जो सैमसन एगोनिस्ट, जो ग्रीक ट्रेजेडी, जो उनका ट्रेजेडी है, वो भी ग्रीक मॉडल ऑफ ट्रेजेडी पर रहा है। what I want to say, what I want to tell you कि whenever you talk about these writers, जब भी आप इन राइटर्स को लेकर के बात करते हैं, जब भी आप इन सारी चीजों को लेकर के बात करते हैं, तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो राइटर जिस एज के हैं, जो उनके कंटेम्प्रेरी हैं, उनको भी आपको जानना है। अगर आप मिल्टन की बात करते हैं तो उनका जन्म 1608 में हुआ, 1674 में उनकी मौत हुई है। ये सब आपको पता है कि उनके फादर का नाम सीनियर जॉन मिल्टन था। उनकी फैमिली के बारे में भी आपको पता है कि ही हैड 3 वाइव्स, और सैरा जेफरी थी। मतलब सारा चीजें ऑलरेडी यू नो, उसको उस पर बात नहीं करना। लेकिन उनका जो एज था वह कौन सा एज था? प्यूरिटन एज था, जिसे हम एज ऑफ जॉन मिल्टन कहते हैं। और वह एज आपका कब से शुरू होता है? जैकोबियन एज से। जैकोबियन एज का मतलब कि 1603 से 1625। जैकोबियन एज के बाद आपका कैरोलिन एज आता है 1625 से 1649। तो मिल्टन का जो एज अ पोएट जो करियर शुरू होगा वो कैरोलिन एज से शुरू होगा। लेकिन जॉन मिल्टन जिस एज में पैदा हुए थे वह एज जैकोबियन एज में था। 1608 में मिल्टन पैदा हुए थे, जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक है। मिल्टन की जो सबसे पहली पोयम है वो 1629 ईस्वी में पब्लिश होती है एट द एज ऑफ 21। तो और वो कौन सी पोयम थी? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी। तो ये जो पोयम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी है, ये जब पहली बार पब्लिश होता है उस समय मिल्टन की उम्र आप कह सकते हैं कि 21 थी। ही वाज डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां से वो कर रहे थे। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, या व्हेन यू टेक दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, रिमेंबर दैट कि किस एज में पैदाइश हुई है, किस एज में वर्क आना शुरू हुआ है? कैरोलिन एज में। कैरोलिन एज का मतलब कि चार्ल्स फर्स्ट का एज, वह एज जो था सिविल वार का एज था। चार्ल्स फर्स्ट की हत्या भी 1649 में कर दी जाती है। और उसके बाद वह जो एज था, अगर आप देखेंगे कि एक ऐसा एज था जिसमें
बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सिविल वार रहा है, थिएटर वाज बैन्ड इन 1642। थिएटर की बैनिंग के अलावा वहां पे आप देखेंगे सम अदर थिंग्स यू आल्सो फाइंड, सम अदर थिंग्स यू आल्सो सी, कि थिएटर को 1642 में बैन कर दिया गया, प्रेस को 1643 में बैन कर दिया गया, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 में कर दी गई। उसके बाद जो उनकी हत्या के बाद ओलिवर क्रामवेल जो पार्लियामेंट के लीडर थे, उन्होंने इंग्लैंड को अपने हाथों में लिया। ओलिवर क्रामवेल 1658 तक चलते हैं। फिर उसके बाद उनका अपना उत्तराधिकारी रिचर्ड क्रामवेल आते हैं, जो 1658 से 1660 तक चलते हैं। तो ये मिल्टन का टाइम था, ये मिल्टन का समय था। लेकिन मिल्टन जो थे उनके ऊपर रिनेशा का इम्पैक्ट तो था ही, रिनेशा से ज्यादा इम्पैक्ट रिनेशा से ज्यादा इम्पैक्ट रिफॉर्मेशन का था। और मिल्टन की पोइट्री में रिफॉर्मेशन आपको नजर आएगा, ऑन ब्लाइंडनेस में भी नजर आएगा, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिश्नेटिविटी में नजर आएगा, पैराडाइज लास्ट में नजर आएगा, पैराडाइज रिगेन में नजर आएगा, और इवन उनके अपने पैम्फलेट में भी नजर आएगा। और मिल्टन ड्रामेटिस्ट भी थे, पोएट भी थे, सोनेटियर भी थे, प्रोज राइटर भी थे। उनके वर्क की जब बात करते हैं, ओड ऑन द क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी था, इसके अलावा एल एलिग्रो, आई एल पेंसिरोजो, और पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट के अलावा आप अगर देखेंगे कि एक जॉन कीट्स पर उन्होंने लिसिडास नाम का एलिजी लिखा था, नॉट जॉन कीट्स, एडवर्ड किंग पे, एडवर्ड किंग पर उन्होंने लिखा हुआ था, नॉट सॉरी, पीबी शेली का लिसिडास था। और इनका जो है, जस्ट आई एम मिसिंग, व्हाट वाज द नेम ऑफ एलिजी, द एलिजी रिटन बाय दिस मैन, जॉन मिल्टन के द्वारा, was it Lycidas? सर पेस्टोरल एलिजी नहीं, it was a pastorology. Was it Lycidas? Yeah, it was Lycidas. It was Lycidas. Yeah, on the death of Edward King. Edward King की मौत पर उन्होंने लिखा हुआ था, और शेली का एडोनाइस था, शेली का एडोनाइस था। सो एक हल्का सा अगर आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो these things you find, these things you come to know कि written by this man and he did this job, and these things you find कि हाँ ये चीजें रही हैं। उसके बाद एक और चीज नजर आता है कि जब आप लिसिडास को लेकर के बात करते हैं, या जब आप उन सारी चीजों को लेकर के बात करते हैं, खास करके उनके समय के और वर्क को लेकर के, तो उसमें उनका अपना एक मास्क भी उनका था। मास्क में आर्केडिया था, आर्केड्स नॉट आर्केडिया, आर्केड्स था, कॉमर्स था, ये सब उनके वर्क रहे। ऑलरेडी यू नो कि क्या काफी डिटेल में बताया गया, मिल्टन के सारे वर्क पड़े हुए हैं। नाउ शेयरिंग विद यू हिज सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पीडीएफ फाइल। देखिए, व्हाट डू यू फाइंड इन दिस सोनेट, की बहुत सिंपल सा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हमें सबको पता है कि रिफॉर्मेशन जो स्पिरिचुअल मूवमेंट था उसका इम्पैक्ट है यहाँ पर। और वो जो है एट द एज ऑफ 44, 1652 ईस्वी में एट द एज ऑफ 44 वो अंधे हो जाते हैं। तो अंधे होने पर जो एक आदमी की फीलिंग्स है, जो एक आदमी की जिज्ञासा है, वो क्या महसूस करता है, क्या चीजें हैं, वो चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। और क्या कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। कंसीडर का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल आपने कोई डिसीजन ले लिया। जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं और आप कहते हैं कि सर प्लीज इसको आप कंसीडर करिए, तो उसमें रिजेक्शन का भी पॉसिबिलिटी है और एक्सेप्टेंस का भी पॉसिबिलिटी है। तो उन्होंने कहा है कि जब मैं विचार करता हूँ, या उन्होंने नहीं कहा व्हेन आई थिंक, ये बात उन्होंने नहीं कहा, व्हेन आई कंसीडर, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं इस चीज को कंसीडर करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, the word how my light is spent, this light is not the light of what, this light is not the light of you can say ki it's not a bulb, this light is not a spiritual light, but this light is what it refers to body organ and it refers to eyes, and that's highly significant कि कितना ज्यादा important है कि if we want to see the beauty of the world, we have to be very grateful to our almighty God कि उन्होंने हमें दो ऐसे बल्ब दिए हैं आंखों के रूप में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया की खूबसूरती को देखते हैं। तो when you consider, जब उनकी आंख की रोशनी चली गई,
52 साल की उम्र में, 1652 में 44 साल की उम्र में, तब वो क्या करते, कहते हैं मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरे आंखों की ये रोशनी कैसे चली गई। हु स्नैच्ड दिस लवली साइट, किसने इस लवली साइट को मुझसे छीन लिया। और जब किसी आंख की रोशनी चली जाए तो वो क्या फीलिंग है उसकी, उसको लेकर के, क्योंकि ही वॉज नॉट अ बॉर्न ब्लाइंड पर्सन, he saw the beauty of the world, he saw the beauty of the earth, he did good job and he had promised to serve God। उन्होंने वादा किया था कि मैं ईश्वर की सेवा करूंगा, लेकिन अब वो कहते हैं जब मैं अंधा हो चुका हूं तो मैं कैसे ईश्वर की सेवा कर सकता हूँ। उनका एक कहना था मेरे पास टैलेंट है और वह पोएटिक टैलेंट है, यूजिंग दैट पोएटिक टैलेंट आई वांट टू सर्व गॉड। तो उन्होंने ये बात बताई है। दूसरा चीज की When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ मेरी आंख की रोशनी कैसे चली गई, इरी इरी माने बिफोर, हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। हाफ माई डेज या उनके एज को इंडिकेट करता है कि अभी मैंने अपनी जिंदगी के आधे दिन ही गुजारे। आधे दिन गुजारने का मतलब आई हैव नॉट लिव्ड द होल लाइफ, आई लिव्ड ओनली द हाफ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर लाइफ का एक्सपेक्टेशन 60 ईयर्स का है, 70 ईयर्स का है, तो अगर उसका हाफ करेंगे तो कहते हैं कि केवल 44 साल की उम्र में आई बिकेम ब्लाइंड। और फिर वो कहते हैं इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। इस शोज की जो समय था उनका वह अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने दुनिया के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, डार्क वर्ड यूज किया, वाइड। डार्क वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड जो जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, जिसमें रोशनी नाम की कोई चीज नहीं है। वाइड का मतलब इतना बड़ा, इतना विस्तार, और एक अंधा आदमी कैसे अपने जीवन को जिएगा, एक अंधा आदमी कैसे अपनी लाइफ को व्यतीत करेगा। क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में जो जीवित हैं, जो अपनी आंखों से चीजों को देख रहे हैं, उनके सामने जब इतनी दुश्वारियां हैं, उनके सामने जब इतनी प्रॉब्लम्स है, जब वे लाइफ को नॉर्मल वे में जी नहीं पा रहे हैं, तो एन एबनॉर्मल मैन, हाउ एन एबनॉर्मल मैन विल पास दैट लाइफ इफ someone whose life whose light has gone, if someone who is not able to see the beauty of the world। और यह वर्ल्ड कैसे है, डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। तो दो चीजें ध्यान में रखना है कि दुनिया उनके लिए बहुत प्यारी पहले से नहीं थी, लेकिन आंखों की रोशनी जाने के बाद वो इस चीज को महसूस करते हैं कि अब तो यह दुनिया मेरे लिए क्या हो गई, और भी डार्क, जहन्नुम सी है। और इस जहन्नुम दुनिया को मैं कैसे, जितने दिन मुझे जीना है विदाउट आई साइड, हाउ विल आई लिव। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, दुनिया को उन्होंने क्यों कहा कि ये डार्क वर्ल्ड एंड वाइड है, इसलिए उन्होंने कहा कि यू विल कम टू नो, कि उन्होंने इस पार्टिकुलर चीज को महसूस किया। किस चीज को महसूस किया, कि उनके समय में सिविल वार, उनके समय में थिएटर का बैनिंग, उनके समय में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या, जो पॉलिटिकल इशू है, अगर आप वहां देखेंगे कितनी सारी झंझावतें थी। ओलिवर क्रॉमवेल का शासन भी उनके लिए बहुत बेहतर नहीं था। तो आप ये देखेंगे शायद, प्रोबेबली, मैं नहीं कहता एकदम से कंफर्म, लेकिन प्रोबेबली जो उन्होंने लाइफ जी थी, जो उन्होंने देखा था, और जिस तरह से सिविल वार, जिस तरह से जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था, परहैप्स ये चीजें उधर इशारा कर रहे हैं। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये आपको इंडिकेट करना चाहिए कि जो ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी आदमी, वन हु हैज सीन द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, वन हु हैज सीन सच अ टाइप ऑफ लाइफ जिसका एक अहम किरदार रहा हो, और वन हु इज वेरी लॉयल टू गॉड, वन हु हैज सम एम्बिशन टू डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड, that was to serve God by his poetic talent, उसके लिए यह वर्ल्ड कैसे नजर आ रहा है, डार्क और वाइट नजर आ रहा है। तो डार्क और वाइट यह कोई अच्छा शब्द नहीं है। डार्क वर्ल्ड, अंधेरा, दुख, दुश्वारियों से परिपूर्ण, ऑल दीज थिंग। और जो सेकेंड लाइन है इसमें जो है एलिट्रेशन का यूज किया गया, कैसे, इरी एरी हाफ माई डेज, डी, डार्क डी, वर्ल्ड डी, एंड वाइड डी। So you find here what you find ki here you find ki dark and miss, here you find repetition of D. So you can just go here ki here you find in the third line you find what, in the third line you find and that one talent, और मेरे पास एक योग्यता थी which is death to hide, जो केवल मरने के बाद ही खत्म हो सकती थी। हाइड का मतलब तो होता है छुपाना, लेकिन यहाँ पर छुपने का मतलब कि इरेडिकेशन, उसका समूल नष्ट होना। उनका कहना है कि मेरे पास एक टैलेंट था, और यह टैलेंट का मतलब क्या है, हर आदमी में ये कहते हैं मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये एबिलिटी है, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, आई डिड दैट, आई डिड दैट। सो यू विल कम टू नो कि इन द थर्ड लाइन ही सेज दैट एंड दैट वन टैलेंट, मेरे अंदर एक योग्यता थी। वह योग्यता क्या थी,
विच इज डेथ टू हाइड, जो केवल मरने के बाद ही खत्म हो सकती थी, विच इज डेथ टू हाइड, लॉस्ट विथ मी यूजलेस, लेकिन यह मेरे साथ कैसे पड़ी है, लॉस्ट विथ मी यूजलेस, लॉज का मतलब निरर्थक, बेकार पड़ी हुई है, यह मेरे साथ क्या पड़ी, यह मेरे साथ निरर्थक पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेट, यह मेरे पास निरर्थक क्यों पड़ी है, अगर मैं दुनिया को देख नहीं सकता हूं, अगर मैं एक लाइन लिख नहीं सकता हूं, अगर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तो वह टैलेंट बेकार है। और उस टैलेंट का यूज मैं केवल ईश्वर की इबादत, उस टैलेंट का यूज मैं केवल ईश्वर की आप कह सकते हैं गुणगान, ईश्वर की प्रशंसा के लिए करना चाहता था। लेकिन अंधे होने की वजह से टैलेंट तो मौजूद है, बट आई कांट सी, आई कांट रीड, आई कांट राइट, और इसीलिए यह वर्ल्ड मुझे कैसे नजर आ रहा है, डार्क डेथ वर्ल्ड एंड वाई। और यह जो पोएटिक टैलेंट है, लॉस्ट विद मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट, और ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा भी बहुत झुक गई है। आत्मा का उम्र से कोई मतलब नहीं होता, इस कभी ना ये सोचिएगा कि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वो काफी उम्र दराज हो गए हैं। ये आत्मा के झुकने का मतलब है कि निराशा की ओर इंडिकेट करता है, कि ऐसा लगता है कि मैं निराश हो चुका हूँ, जो मैं ईश्वर की इबादत करना चाहता था, जो सेवा करना चाहता था, मेरी आत्मा भी ऐसा लगता है मेरा साथ नहीं दे रही है, और मेरी आत्मा भी निराश है, परेशान है, और ये सोचती है बार बार कि जब मैं कोई इबादत नहीं कर रहा हूं तो मेरे साथ ईश्वर क्या न्याय करेंगे। ये तो आत्मा के झुकने का मतलब यहाँ कतई मत लीजिएगा एज से, एज का असर बॉडी पर आएगा, लेकिन एज का असर आत्मा पर नहीं आएगा। दो माई सोल मोर बेंट, जो मेरी आत्मा है वह बहुत झुक गई है, टू सर्व देयर विद माई मेकअप, और मेरी आत्मा भी ये चाहती थी, और मैं खुद ये चाहता था कि मैं अपने मालिक की सेवा करूं, सर्व सेवा करना, देयर विद माई मेकर, मेकर इन कैपिटल लेटर, ऑलमाइटी गॉड, वन हु इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, किंग्स ऑफ किंग्स। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि मैं अपने मालिक की सेवा करूं, एंड फिर उसके बाद कामा है सेजरा, लेकिन क्या होता है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, जब ईश्वर के सामने मेरा सच्चा अकाउंट पेश किया जाएगा, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, व्हाट अकाउंट, what we did, because it is almost believed that this life is only the journey, and whatever we do, the result we will come according to our karma which we have done, which we have performed in this life। तो हमें जो वहां का रिजल्ट मिलेगा, इस जीवन में हमने जो भी कर्म किया उसके अनुसार मिलेगा। तो कहते हैं कि जब मेरा सच्चा अकाउंट वहां पे प्रेजेंट किया जाएगा, तो मेरा अकाउंट खाली होगा, और मैं ऐसा लगता है कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही माने गॉड, रिटर्निंग बदले में, चाइल्ड स्कोल्ड, चाइल्ड माने फटकारना, कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर मुझे फटकार लगाए, ईश्वर मुझसे पूछे कि हे मिल्टन तुमने क्या किया, तुमने अपने लिए क्या किया, और मेरी इबादत के लिए तुमने क्या किया, कौन से नेक काम किए, तुम्हारा अकाउंट तो खाली है। तो मिल्टन को डर इस जिंदगी का नहीं है जो वो जी रहे हैं, 44 साल तो जी चुके हैं, लेकिन उनका ये मानना है जो जिंदगी में जी रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे कर्म करूंगा उसी कर्म का रिजल्ट मुझे मरने के बाद वाली जिंदगी को मिलेगा। because he almost believes in Christianity, not only in Christianity but दुनिया के जितने भी धर्म है, they all believe कि स्वर्ग है, नरक है, मरने के बाद हिसाब किताब होगा, और जितना अच्छे नेक काम करके हम जाएंगे उतना ही वहां पे हमें वो चीजें होंगी। तो ऐसी मिल्टन का विश्वास है, मिल्टन ये सोच रहे हैं कि व्हाट विल आई डू, चूंकि माई अकाउंट इज नॉट एन अकाउंट ऑफ अ ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड, इट्स अ ब्लैंक अकाउंट, नथिंग इज देयर। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, एक उनके मन में क्वेश्चन आता है, डॉट डस गॉड ईश्वर एग्जैक्ट एक्यूरेट, क्या ईश्वर को बिल्कुल जो है एक शुद्ध काम की उम्मीद हो सकती है, मतलब एकदम नाप तौल करके, डे लेबर, एक ऐसे लेबर से लाइट डिनाइड जिसके आंख की रोशनी चली गई है, क्या ईश्वर पर डे हिसाब किताब लेगा, एकदम से नाप तौल करके लेगा, और उस आदमी से लेगा जिसकी आंख की रोशनी चली गई है, क्या ईश्वर उससे पूछेगा कि तुमने काम क्यों नहीं किया, तुमसे ये उम्मीदें थी काम करने के लिए। आई फॉन्डली आस्क, हियर फॉन्डली का मतलब शौकिये तौर पे नहीं, फुलिशली, इट वाज अ सिली क्वेश्चन, मिल्टन को एहसास होता है कि माई क्वेश्चन वाज अ सिली क्वेश्चन। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो फिर मैंने अपने आप को रोका, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य के साथ, टू प्रिवेंट, मैंने अपने आप को रोका, मैंने अपने आप पे नियंत्रण रखा, और अपने आप को कोसा, अपने आप से ही पूछा कि ये क्वेश्चन मेरा सिली क्वेश्चन था, क्यों,
दैट मरमर सून रिप्लाइज, और मैंने खुद से ही बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। मरमर ऑडिटरी इमेज, मरमर ओनोमेटोपी, तो दैट मरमर सून रिप्लाइज, और मैंने खुद बड़बड़ाते हुए जवाब दिया, गॉड डॉथ नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है। गॉड ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, एंड मिल्टन अ ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड। तो वन हु इज अ ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड, उसका विश्वास है क्या, गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, ईश्वर को ना तो आदमी के कार्यों की जरूरत है, आर हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही उसके उपहारों की जरूरत है, बल्कि ईश्वर को क्या जरूरत है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, ईश्वर की नजर में वही सबसे अच्छा है, बियर जो सहन करता है, हिज माइल्ड यॉक उसके द्वारा दिए गए कष्टों को, या उसके द्वारा दिए गए आप कह सकते हैं कि जिंदगी में जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, या जो जिस हाल में ईश्वर रखे, अगर वह उसको आसानी से स्वीकार कर लेता है, दे वही ईश्वर के सबसे अच्छे उपासक है। हु बेस्ट बियर्स हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक हैं। So he here tells what he here tells, who is a true worshipper in the eye of God? A true worshipper in the eye of God is not one who gives a gift to God, yeah, who says that ki, oh God, if I get first division, if my career is going to bright, if I clear टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, तो मैं आपके लिए ये करूंगा। नहीं, ईश्वर को केवल आपकी दुआ की जरूरत है, आपकी नियत की जरूरत है, आपके सच्चे मन और दिल की जरूरत है। और वो आगे कहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर का जो राज्य है वो राजशाही जैसा है। राज्य राजशाही जैसा है मतलब ईश्वर बादशाहों का बादशाह है। और फिर कहते हैं थाउजेंड्स, हजारों, एट हिज बिडिंग, बिड माने आदेश पर, स्पीड हरकत में आ जाते हैं। हजारों देवदूत, हजारों नौकर ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं, और उसके एक आदेश पर वे हरकत में आ जाते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, और वे जमीन पर, एंड ओशन, और समुद्र में, विदाउट रेस्ट, बगैर आराम किए हुए अपनी ड्यूटीज को अंजाम देते रहते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि वह जो काम कर रहा है ईश्वर के लिए कर रहा है या ईश्वर के आदेशों का पालन कर रहा है, तो इंसान गलत फहमी में। क्यों? ईश्वर को ना तो आदमी के कामों की जरूरत है, ना ही उसके गिफ्ट की जरूरत है। हजारों देवदूत उसके एक आदेश पर हरकत में आ जाते हैं, वे जमीन में, आसमान में, हर जगह तैर जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि लास्ट टाइम में, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी ईश्वर के सच्चे उपासक हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। अगर उनका नंबर नहीं भी आता काम करने का, केवल ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए, अगर वे केवल लाइन में है, क्यू में है, खड़े हैं कि ईश्वर कब मुझे आदेश देगा, अपने काम को करने के लिए, वे भी ईश्वर के सच्चे उपासक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिल्टन अंधे हो गए और काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी नियत साफ है, उनका दिल साफ है, और वे ईश्वर के प्रति लॉयल है, उनका इरादा है कि मैं ये काम करूंगा, या उनका इरादा था करूंगा, लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो वे भी ईश्वर के सच्चे उपासक हैं। तो उसमें उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई कि हु इज अ ट्रू वर्शिपर इन द आई ऑफ गॉड, एंड व्हाट गॉड एक्सपेक्ट, व्हाट वी मस्ट टू डू। एक सोनेट है जो पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट पर आधारित है, जिसमें प्यूरिटन कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है। और मिल्टन वैसे भी कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट नहीं थे, और मिल्टन का अपना गॉड, ईश्वर में विश्वास बहुत ज्यादा था, और वो किसी तरह के ईश्वर और बंदे के बीच में, मतलब आप कह सकते हैं कि भक्त और ईश्वर के बीच में किसी थर्ड पर्सन को नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जो कंप्लेन है कि मैं अंधा हो चुका, एंड आई कुड नॉट सर्व गॉड प्रॉपरली, and I have an ambition, I have a dream to serve God by writing poems, by my poetic talent. You will come to know he could not complete it at all. So what you find that he expect that कि what God wants, God क्या चाहते, इन्हीं सारी चीजों को। बाकी अगर आप देखेंगे, मैंने कुछ सेकेंड पेज में आई थिंक कि इसमें कुछ नोट्स है जो उसका समरी है। इसके लिए मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको इसको खुद से पढ़ना कि समरी क्या दिया गया है। When Milton became blind, he began to think about his fate. जब मिल्टन अंधे हो गए, वो अपने भाग के बारे में सोचने लगे। वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही है। उसके अलावा आप देखेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया गया है कि क्या क्या है, माई ट्रू अकाउंट से लेकर के उसका एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा आपको ये पढ़ने की जरूरत है, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो what I want to say, whenever you go with these points, you have to go with these points, nothing at all. You can just understand कि जितनी चीजें थी उनके एज को लेकर के, उनकी चीजों को लेकर के, I have explained it beautifully. If you have any query,
If you have any doubt, you can ask. सर एक्सक्यूज मी सर। Yeah. सर इसमें पोएम में जैसे आप अभी स्क्रीन पे लगा रखा था, इसमें स्पेन टैलेंट इस तरह के प्रिवेंट, ये रेड कलर से है सर, इसका क्या इंडिकेशन है मतलब? इसका इंडिकेशन है उसी की मीनिंग को एक्सप्लेन किया गया है उधर लेटर ऑन, या अच्छा उसी पे आपको फोकस करना है। अच्छा ओके हाँ सर। जी 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 जी। एंड आई थिंक कि बहुत सिंपल है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बट एक जरूरत है कि एक बार उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, कुछ ऐसा उसमें है नहीं। एनी अदर क्वेरी? ओके, वी विल मीट टुमारो। कल हम लोग और क्लास को लेके, अभी छुट्टी है तो मैं समझता हूँ मॉर्निंग सेशन ही कर लिया। नहीं, कल मॉर्निंग में मेरा लेक्चर है, बाहर एक लेक्चर है, तो मैं कल मॉर्निंग में तो नहीं रहूंगा। इवनिंग में मैं मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सर्विस दूं इवनिंग में, लेकिन थोड़ा सा पहले, शाम को या 6 बजे या इस तरह से करके, ताकि नेटवर्क का इशू ना हो। एंड यू कैन जस्ट पोस्ट योर रिस्पांस एंड टेल अदर्स आल्सो, दूसरों को भी बताइएगा कि हाँ क्या है। किसी का क्वेरी आया था कि क्या जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी का दीपावली पे कोई ऑफर, मुझे लगता है विकास ठाकुर भाई जी का था। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आएगा तो मैं जरूर उसको पोस्ट करूंगा। ठीक। थैंक यू सर।